कमलीपुर नाम का एक गांव था जहां नयन नाम का एक आदमी एक स्कूल में चपरासी का काम किया करता था। वो हमेशा साइकिल से स्कूल आया जाया करता था। वो पूरा दिन मेहनत करके अपने घर आ जाया करता था। भाग्यवान, इस महीने की तनख्वाह थोड़ी देरी से आने वाली है। तुम्हारे पास पिछले महीने का कुछ हिसाब बचा होगा ना? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पिछले महीने का सारा हिसाब 15 तारीख को ही खत्म हो गया था। बाकी के आधे महीने हमने उधार से काम चलाया था और आज इस वक्त के खाने के अलावा हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। तुम घर पर रुको, मैं बाजार से कुछ लेकर आता हूँ। देखता हूँ शायद कोई उधार दे दे। नयन बाजार जाकर सबसे कर्ज लेकर सब्जियां खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी सब्जी कर्ज में नहीं देता। परेशान होकर वो आखिर में अपने गांव के नायक के घर जाता है और उससे कहता है, हुजूर, कुछ पैसे अगर उधार मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। मैं आपको मेरी तनख्वाह मिलते ही सारे पैसे लौटा देता। अरे नयन बेटा, ये भी कोई कहने की बात है? आ जाओ और ले जाओ। ये लो पूरे 1000 रुपए। मुझे तुम इसे आराम से वापस कर देना। मैं आपको पैसे ब्याज समेत लौटा दूंगा। आपके ब्याज कुछ नहीं, तुम आराम से दे देना। नायक नयन की जमीन हड़पने के चक्कर में था। कमलीपुर में सबसे ज्यादा जमीनें नायक के पास ही थीं। नायक जी बड़े अच्छे हैं, उन्होंने एक बार में ही पैसे दे दिए, वरना मैं पूरा बाजार छान मार चुका था। किसी ने एक ढली नहीं दी। हमें नायक जी से बचकर रहना चाहिए। खेत पर कब्जा करने के लिए वो हमेशा ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। सीमा को ये बात खाए जा रही थी। कमलीपुर में गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। हर तरफ लू और हर तरफ सूरज की रोशनी का प्रकोप फैल चुका था। लोग बाग गर्मी से इतने परेशान थे कि सिर्फ और सिर्फ रात को ही घर से बाहर निकला करते थे। यह अचानक इतनी गर्मी कैसे लगने लगी? सुबह के 7 बजे है और ऐसा लग रहा है और जैसे कि 2 बजे की तपती धूप हो। मेरा तो बड़ा जी घबरा रहा है। हमें ये गांव छोड़कर कुछ दिनों के लिए चले जाना चाहिए, वरना ऐसे कैसे चलेगा। तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नयन अपनी साइकिल उठाकर स्कूल की ओर जाने लगता है। तभी उसकी नजर एक चट्टान की ओर जाती है, जहां एक बच्चा खाई में छोटे से पेड़ पर लटकता हुआ नजर आता है। बचाओ, बचाओ! अरे बाप रे, ये बच्चा खाई में कैसे गिर गया? मुझे इसकी जान बचानी होगी। बेटा, ये लो, ये रस्सी ले लो और इसे पकड़कर ऊपर आ जाओ। ये लो। हाँ, रस्सी, रस्सी। आराम से आ जाओ। नयन उस रस्सी की मदद से उस बच्चे को खाई से बचा लेता है और उससे पूछता है, बेटा, तुम इस खाई में गिर कैसे गए? क्या हुआ था? तुम्हारे माँ पापा कहाँ है? जैसे ही नयन ने उस बच्चे से इतना पूछा, उसने सूर्यदेव का रूप धारण कर लिया और उसके बाद सूर्यदेव कहने लगे, हे वत्स, इस पूरे गांव के लोगों पर 7.5 लगी हुई है। यहाँ के लोग ना एक दूसरे की मदद करते हैं और ना ही एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं। तुम्हारे गाँव वासियों ने मेरा अपमान किया था। प्रणाम सूर्यदेव, मैं कुछ समझा नहीं। तुमने मेरी जान बचाई है, इसी कारण से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम और तुम्हारी ये साइकिल जहाँ कहीं भी जाएगी, लोगों को तपती गर्मी से मुक्त कर जाएगी। इस गांव को मेरा श्राप है कि 7 साल इस गांव में सूरज तेजी से तपता रहेगा। गांव के लोगों को सुख शांति नहीं मिलेगी सिवाय तुम्हारे। धन्य हो सूर्यदेव, धन्य हो। मैं हमेशा आपके आशीर्वाद के लिए आपका शुक्रगुजार रहूंगा। इतना कहकर सूर्यदेव अदृश्य हो गए। नयन ने अपनी साइकिल को देखा तो उसे दिखाई पड़ा कि पूरी की पूरी साइकिल में एसी लगी हुई है। साइकिल से इतनी ठंडी हवा आ रही थी कि आसपास की सारी चीजें बर्फ की बन गई थीं। नयन को ये देखकर यकीन ही नहीं हुआ। नयन ने जाकर ये सारी बात अपनी बीवी को बताई। क्या कहा? साइकिल एसी? मुझे दिखाइए तो जरा। नयन की बीवी ने जाकर साइकिल एसी को देखा। उसमें से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। नयन के साइकिल एसी के बारे में सारे गांव में हल्ला हो गया। सभी को साइकिल एसी के बारे में पता चल गया। भाई साहब,
मैंने आपकी साइकिल एसी के बारे में बहुत कुछ सुना है। क्या आप मुझे साइकिल एसी की हवा खिलाएंगे? अरे भाई क्यों नहीं, साइकिल के सामने आकर बैठ जाओ, बस हवा अपने आप लगेगी। और इसी तरह नयन सबको दोपहर में अपनी साइकिल एसी की मदद से राहत दिया करता था। कई दिन बीत चुके थे और गांव वालों को नयन श्राप से मुक्त करवाना चाहता था। नायक जी, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हमारे गांव में सूर्यदेव का कौन सा श्राप लगा हुआ है, आप बता सकते हैं? कई साल पहले इस जगह पर सूर्यदेव का मंदिर था। वो जगह मेरे पूर्वजों की होने के कारण मैंने ले ली और मंदिर को बंद करवा दिया। उन्हें लगा हमारे गांव वालों ने उनका अपमान किया है, इसी वजह से आज तक हम उनके श्राप से मुक्त नहीं हो पाए हैं। अच्छा तो ये बात है, मैं इसका हल जरूर निकालूंगा। नयन अपनी साइकिल एसी लेकर उस बंद हुए मंदिर में चला जाता है। उस वक्त एक आदमी नकाब पहनकर नयन का पीछा कर रहा होता है। जैसे ही नयन अपनी साइकिल एसी को उतारता है, पीछे से वो नकाबपोश उसकी साइकिल एसी को चुराने की कोशिश करता है और जैसे ही वो नकाबपोश उस साइकिल एसी को छूता है, उसे बिजली का एक जोरदार झटका लगता है। चोर चोर, तुम कौन हो? तुम्हारी आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। कौन हो तुम? अपना नकाब उतारो। नयन उस नकाबपोश का नकाब उतारता है और देखकर दंग रह जाता है। उस नकाब के पीछे कोई और नहीं बल्कि गांव के नायक जी ही थे। नायक जी, आप इतनी गिरी हुई हरकत क्यों कर रहे हैं? मुझे तुम्हारी साइकिल एसी चाहिए थी। ये साइकिल एसी मैं विदेश में बेचकर बहुत धनवान बनना चाहता था। मैंने आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी नायक जी। आज आप मेरी नजरों से उतर गए। मुझे माफ करना बच्चे, मैं लालच के मारे अंधा हो गया था। मैंने तुमसे झूठ कहा था। सूर्यदेव का अपमान मैंने ही किया था, उनकी मूर्ति को मंदिर से चुराकर। अब वो मूर्ति कहाँ है मुझे बताइए, वरना मैं पूरे कस्बे को आपके काली करतूतों के बारे में बता दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। वो मूर्ति मैंने पहाड़ी के पास छुपा कर रखी है। नयन नायक जी की बात सुनकर पहाड़ी के पास चला जाता है और वहां जाकर मंदिर की मूर्ति लाकर मंदिर में वापस स्थापित करता है। हे सूर्यदेव, हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा कर दीजिए, हम पर कृपा करिए। जय श्री सूर्यदेव। दोनों पति पत्नी प्रार्थना कर ही रहे थे कि गांव का हर एक साइकिल एसी बन गया। सारे साइकिल में एसी लग गए, जिसे देखकर गांव वाले बेहद खुश हो गए। अरे ये देखो, मेरे साइकिल में एसी। उर्रे, मेरे साइकिल में एसी। ये हुई ना बात। मुझे तो ऐसी ही जिंदगी चाहिए थी हमेशा। अब मैं एसी की हवा खाऊंगा। मेरे भी साइकिल में एसी लग गया है। अब हमें नयन भैया के घर में जाकर नहीं सोना पड़ेगा। हम अपने साइकिल एसी से ही ठंडी ठंडी हवा ले सकेंगे। पूरा गांव सूर्यदेव के श्राप से मुक्त हो चुका था। नयन और उसकी बीवी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। मंगलपुर नाम का एक गांव था। गांव अपने मिठाई के शौकीन लोगों की वजह से जाना जाता था। मंगलपुर में सबसे अच्छी मिठाइयाँ पवन और उसके दो भाई नरेश और धीरज बेचा करते थे। पवन कोलकाता से मिठाई बनाना और बेचना सीख कर आया था। पवन के दोनों बड़े भाई पवन से खूब सारी मेहनत करवाते थे और खुद उन कमाए हुए मुनाफों का आनंद लेते थे। अरे देख रहा है कितना इतरा रहा है, पैसा तो कमा ही रहा है, ऊपर से वाह भी लूट रहा है। इसका कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा, वरना हमारे पूरे गांव में इसी की चर्चा होगी। पवन पूरी रात मिठाइयाँ बनाने की तैयारी करता। सुबह थोड़ी देर सोकर दोपहर में अपनी दुकान चलाकर मिठाइयाँ बेचा करता था। अरे भैया ये देखो, मैंने डायबिटीज वालों के लिए भी मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं। हाँ, अरे हाँ ठीक है, जाओ और घर जाके हमारे लिए खाना भी बना के रखो, तब तक हम वहीं आते हैं। और हाँ, कुछ लकड़ियाँ तोड़ कर लेके जाना और जाकर लजीज खाना बनाना, तब तक हम दुकान बंद करके आते हैं। पवन
पवन जंगल के रास्ते लकड़ियां काटने जा ही रहा था, तभी उसे दो चोर एक अमीर आदमी को लूटते हुए दिखाई दिए। अरे छोड़ो मुझे, मेरे रास्ते से हट जाओ। और जैसे ही ये दृश्य पवन ने देखा, हटो हटो, दूर हटो उनसे, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला के गांव वालों को बुला लूंगा। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? अरे चलो भाई यहाँ से, नहीं तो कल्टी मारना पड़ेगा, नहीं तो ये बूमा बूम कर देगा। चलो 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 चलो। वो दोनों चोर भाग गए। अब ठीक तो है ना? अरे इन पापियों ने ना मेरे आधे पैसे छीन लिए। तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुम यहाँ आए। मैं पड़ोस के गांव में रहता हूँ बेटा। आप कहाँ जा रहे थे? बेटा मैं अपनी बेटी की शादी के लड्डू बनवाने मंगलपुर जा रहा था। मैंने सुना है कि वहाँ पर कलकत्ता का कोई हलवाई आया है। अरे ये तो वही बात हुई, गांव में छोरा और शहर में ढिंडोरा। वो आदमी मैं ही हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। कलकत्ता से मिठाइयाँ बनाना मैंने ही सीखा है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। मुझे तुमसे मेरी बेटी की शादी में और मेरे आश्रम के लिए 10,000 लड्डू चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बात जाकर मैं अपने भाइयों से जरूर बताऊंगा। मेरी नेकी के काम से इतना मुनाफा हो गया। भगवान तुम्हारा भला करे। पवन जाकर सारी बातें अपने दोनों भाइयों को बता देता है, लेकिन उसके दोनों भाई खाना सही वक्त पर न पाने की वजह से उस पर चिल्लाने लगते हैं। अरे ना ही तुम लकड़ियाँ लाए और ना ही खाना बनाया, ये सब करके तुम क्या करना चाहते हो? नजरों से दफा हो जाओ मेरी। अरे वैसे वो सेठ को लड्डू कब देने हैं? इस सौदे में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। धनवान सेठ की शादी के लिए नरेश और पवन दोनों लड्डू बनाने लगते हैं। लड्डू का भार बेहद ज्यादा होने की वजह से धीरज उनसे कहता है, अरे उस सेठ को 10,000 लड्डू चाहिए, क्यों ना हम उसे मिलावट के लड्डू बेचें? लेकिन हमारे इस धंधे में बहुत नुकसान होगा। अरे तुम हमेशा बेवकूफ़ी रहोगे। अरे जब तक हम असली चीजें नहीं करेंगे हमारा मुनाफा होगा कैसे? घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता ना। अगर ये बात पवन को पता चल गई तो मायूस हो जाएगा। अरे इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हें कोई भी बात बताने की जरूरत नहीं है। धीरज के कहने से नरेश उन लड्डुओं में मिलावट कर देता है और पवन को इस बात की भनक भी नहीं लगती। जब सारे लड्डू उस अमीर सेठ की बेटी के शादी में चले जाते हैं तब उन्हें पता लगता है। इन लड्डुओं को जाकर बारातियों में बांट दो और याद रहे एक मत देना, कम से कम एक बाराती को 10 लड्डू देना, ठीक है? जैसा आप कहें मालिक, मैं उनको ये लजीज लड्डू बिल्कुल बांट दूंगा। नौकर पूरे बारात में लड्डू बांट देता है, लेकिन आधे से ज्यादा लड्डू मिलावटी होने की वजह से जैसे ही बारातियों ने लड्डू को खाया उनके दांत टूट गए। हे ऊपर वाले, मेरे दांत टूट गए। ये लड्डू है या लोहे के लड्डू? हे ऊपर वाले। और इस वजह से सेठ की बेटी की शादी टूट गई। अरे ये सब उन पवन और उनके भाइयों का किया धरा है। ना हम वहाँ से लड्डू लेते और ना ही हमारे साथ कुछ ऐसा होता। मेरी बेटी की शादी टूट गई उस पवन और 2 भाइयों के वजह से। पता नहीं उन्होंने आपसे किस बात का बदला लिया है। अब कहीं हमारी बेटी कुंवारी ना रह जाए। उस दिन वो अमीर सेठ गुस्से से पवन की दुकान पर जाता है। पवन जो इन मिलावट भरी बातों से बिल्कुल अनजान होता है, वो अमीर सेठ का गुस्सा और बातें सुनकर सहम जाता है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं और मेरे भाई ऐसा भला क्यों करेंगे? एक बेचारी लड़की की शादी तोड़कर तुम्हें क्या मिला? मैं तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को बद्दुआ देता हूँ। तुम आज से जो भी लड्डू बनाओगे वो लोहे के हो जाएंगे। तुम तीनों भाई जो भी काम करोगे ना वो उल्टा ही हो जाएगा। अरे तो क्या हम तुमसे डरते हैं? अरे जाओ, जो करना है कर लो।
आइंदा यहाँ नजर मत आना मुझे। ये बदुआ वाली बातें मैं नहीं मानता। ए छोटे, तू अपनी दुकान पे ध्यान दे, जा। अरे लेकिन ये किस मिलावट की बात कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस पागल हो गया है। और वो क्या, लाओ आज सारे लड्डू मैं बनाऊंगा। नरेश उनकी बातों को अनसुना करते हुए दुकान के लिए ढेर सारी लड्डू बना लेता है और शाम को अपने घर चला जाता है। और जब अगले दिन सुबह अपने दुकान पर आता है तो वो देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या, ये कैसे हो सकता है? मैंने कल रात जो भी लड्डू बनाए वो सारे लोहे के कैसे हो गए? भैया ये देखो। अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे उस सेठ की बद्दुआ हमें लग गई। मैंने जितने भी मोतीचूर के लड्डू बनाए वो सारे लोहे के हो गए, ये देखिए। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? धीरज और पवन ने जैसे ही ये देखा दोनों दंग रह गए। इसका मतलब ये है आप दोनों ने हकीकत में उस सेठ के साथ ऐसा किया? हाँ, इसीलिए आपने जितने लड्डू बनाए वो लोहे के हो गए। यही बात लग रही है। अरे अगर ऐसी बात है तो मैं भी कुछ लड्डू बनाकर देखता हूँ। जैसे ही धीरज ने लड्डू बनाया वो लड्डू भी लोहे के हो गए। अरे ये सब उस धनवान सेठ की वजह से हुआ है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो हम सारी जिंदगी कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे आप दोनों ने बनाकर देख लिए ना, एक बार मैं भी बना के देखता हूँ, शायद मेरे बनाए हुए लड्डू ना बदलें। जैसे ही पवन ने लड्डू बनाया उसके लड्डू जैसे के तैसे ही थे, वो बिल्कुल नहीं बदले। ये देखकर दोनों बड़े भाई दंग रह गए। ये देखिए, उस दिन आप दोनों ने ही मिलावट की थी ना, इसीलिए आप दोनों के बनाए हुए लड्डू वो लोहे में बदल रहे हैं। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। एक बेटी का घर उजाड़कर आप दोनों को क्या मिला? अरे तुम सही कह रहे हो छोटे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। हमें चलकर उस धनवान सेठ से माफी मांगनी होगी। तीनों भाई उस अमीर सेठ के यहाँ चले जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। अरे कृपा करे हमें माफ कर दीजिए। हमें पता है कि हमारी माफी मांगने से आपकी बेटी की शादी नहीं होगी, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। हाँ, हम दोनों जो भी लड्डू बना रहे हैं वो सारे लोहे के बन जा रहे हैं। हमें और कोई काम आता भी नहीं है। लोहे के लड्डू खाकर लोगों के दांत टूटेंगे ही, इससे हमारा घर नहीं चलेगा। अमीर सेठ उनके मायूस चेहरों को देखकर उन्हें माफ कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें अपने छोटे भाई पवन की शादी मेरी बेटी से करनी होगी, तब। बस इतनी सी बात, हमें ये मंजूर है। मुझे तो शर्म आ रही है। और पवन की शादी उस अमीर सेठ की बेटी से हो जाती है और नरेश और धीरज को लोहे के लड्डू का लगा श्राप टूट जाता है। अमीर सेठ के पैसों की वजह से तीनों भाइयों के लड्डू का व्यापार बेहद अच्छे से चलने लगता है।